हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट। उसके अंदर हम पढ़ेंगे अरस्तु के द्वारा राज्यों का वर्गीकरण। सभी राज्य जो है वह बेसिकली समान होते हैं, समान उनका स्ट्रक्चर होता है। सभी राज्य के अंदर लोग रहते हैं, जन समुदाय जो है वह रहते हैं और राज्य जो है वह एक निश्चित भूभाग पर बसे हुए होते हैं। राज्य की पॉपुलेशन होती है, राज्य के अंदर जो है वह सॉवरेनिटी पावर होती है, वे राज्य होते हैं। तो देखने पर जो है वह सभी राज्य जो है वह एक समान होते हैं, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, यूएसए हो। परंतु सभी राज्यों में इस प्रकार की जो है वह समानता देखते हुए भी, है ना, देखते हुए भी इनके अंदर जो है वह शासन व्यवस्था है, पावर को लेकर या आर्थिक रीति के अकॉर्डिंग या राजनीतिक आधार पर उनमें जो है विभिन्नता पाई जाती है या उनमें अनेक भेद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी सिस्टम को फॉलो किया गया है, ब्रिटेन के अंदर जो है वह राजतंत्र है, लेकिन व्यवहार में वहाँ पर जो है वह लोकतंत्र को जो है वह फॉलो किया जाता है। फ्रांस में जो है वह बहुत टाइम पहले मोनार्की शासन को फॉलो किया जाता था, लेकिन आज वहाँ पर जो है वह रिपब्लिक की स्थापना जो है वह हो चुकी है। तो देखने पर तो सभी राज्य समान लगते हैं। निश्चित उनका भूभाग होता है, जनसंख्या होती है और उनकी गवर्नमेंट होती है, लेकिन उनके जो है वह शासन के कार्यों में उनकी पावर को लेकर और उनके जो है शासन की जो पॉलिसीज़ होती है उनको लेकर उनको जो है वह विभेद किया जा सकता है या उनको जो है वह उनमें असमानताएं विद्यमान होती है। इस संबंध में गार्नर ने कहा है कि अपने कानूनी रूप में आवश्यक उद्देश्य और कार्य की दृष्टि से सभी राज्य जो है वह अनिवार्यतः समान होते हैं, इसलिए उन्हें एक प्रकार से जो है वह एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। जैसे प्राकृतिक प्राणी को जो है वह शरीर से, भौतिक वस्तुओं से अथवा रासायनिक तत्वों को जो है वह पृथक किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि सभी राज्य जो है वह अपने उद्देश्य और कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, उनको जो है वह एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मनुष्य को जो है वह शरीर से अलग नहीं किया जा सकता है, भौतिक वस्तुओं से जो है वह अलग नहीं किया जा सकता है। राज्यों का वर्गीकरण जो है वह सबसे पहले अरस्तु ने जो है वह प्रेजेंट किया है। एक तरह से हम देखें तो राज्य का वर्गीकरण जो है वह क्या है, सरकार का वर्गीकरण है। आपकी सरकार जो है वह आपके यहाँ जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है या संसदात्मक शासन प्रणाली है, एक तरह से जो है वह सरकार का जो है वह वर्गीकरण ही राज्य का वर्गीकरण जो है वह होता है। हम कह सकते हैं कि राज्य जो है वह सरकार के अलावा कुछ ही भी नहीं है। राज्य की पूर्ण वास्तविकता सरकार के द्वारा ही व्यक्त होती है। राज्य की पूर्ण वास्तविकता जो है वह सरकार के द्वारा ही, पूर्ण वास्तविकता, रियलिटी, वास्तविकता सरकार के द्वारा ही व्यक्त होती है। हम ये कहें कि भाई सरकार का वर्गीकरण है, वही जो है वह क्या है, राज्य का वर्गीकरण है। तो सबसे पहले राज्य का वर्गीकरण प्रस्तुत करने का श्रेय जो है वह एरिस्टोटल को जाता है, अरस्तु को जाता है। अरस्तु ने जो है वह राज्य को दो भागों में जो है वह दो आधार पर जो है वह प्रस्तुत किया। अरस्तु ने राज्य को दो आधारों पर, दो आधारों पर उन्होंने प्रस्तुत किया। फर्स्ट तो उन्होंने कहा कि भाई राज्य का जो क्लासिफिकेशन है वो संख्या के आधार पर होना चाहिए। संख्या के आधार पर होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि जो सुप्रीम पावर है, संप्रभु शक्ति है, उसका यूज जो है वह कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि राज्य का संचालन करने वाला व्यक्ति है, एक है, दो है, या कितने व्यक्तियों के द्वारा जो है वह शासन का संचालन किया जा रहा है। प्रभुत्व शक्ति का यूज जो है वह किन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। प्रभुत्व शक्ति का यूज जो है वह किन किन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, कितने व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। और दूसरा अरस्तु ने लिया नैतिक
आधार, यानी कि शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य जो है वह क्या है। शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। शासन करने वाले व्यक्ति जो है वह जनता के हित में जो है वह काम कर रहे हैं या अपने हित में जो है वह काम कर रहे हैं। तो अरस्तु ने जो है वह राज्य का वर्गीकरण इन दो आधारों पर जो है वह प्रस्तुत किया, संख्या के आधार पर और नैतिक आधार पर। यानी कि राज्य का संचालन जो है वह जो सुपरमेसी पावर है उसका यूज जो है वह कितने लोगों के द्वारा किया जा रहा है, कितने पीपल के द्वारा किया जा रहा है, और शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य क्या है। और अरस्तु ने इस प्रकार जो है वह अपने शासन को जो है वह दो आधार जो है वह प्रस्तुत किए। और इस प्रकार जो है वह अरस्तु ने जो है वह संख्या के आधार पर और नैतिक आधार पर राज्य का अलग अलग वर्गीकरण किया। इस प्रकार जो है वह अरस्तु ने शासन करने वाले व्यक्तियों की संख्या में माना कि भाई शासन एक व्यक्ति कर रहा है, थोड़े व्यक्तियों के द्वारा शासन किया जाता है, अल्पसंख्यक के द्वारा शासन किया जा रहा है या बहुसंख्यक के द्वारा जो है वह शासन किया जा रहा है। और इधर जो है वह नैतिक आधार पर उन्होंने जो है वह शासन व्यवस्था के जो है वह दो स्वरूप प्रस्तुत किए, दो स्ट्रक्चर जो है उन्होंने प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि एक नेचुरल रूप में जो है वह शासन कैसा होगा और उसका जो है विकृत रूप में जो है वह शासन कैसा होगा। नेचुरल रूप में शासन का स्वाभाविक रूप जिसमें मोनार्ची है, राजतंत्र है ना, राजतंत्र है। और राजतंत्र के जो भ्रष्ट रूप को जो है वह टायरेनी जो है वह कहा गया है। उसी प्रकार से जो है वह कुलीन तंत्र के विकृत रूप को जो है वह ओलिगार्ची जो है वह कहा गया है, वर्ग तंत्र जो है वह कहा गया है। उसी टाइप से स्वाभाविक रूप में जो है वह बहुतंत्र है, पॉलिटी, और उसके जो है वह विकृत रूप को जो है वह भीड़ तंत्र जो है वह कहा गया है, डेमोक्रेसी जो है वह कहा गया है। अब राजतंत्र, कुलीन तंत्र, बहुतंत्र, भीड़ तंत्र ये क्या होते हैं। जब एक व्यक्ति के द्वारा जो है वह शासन किया जाता है, जैसे कि ब्रिटेन में है, तो ब्रिटेन में जो है वह वहाँ पर राजतंत्र जो है वह शासन व्यवस्था है, मोनार्ची जो है वह शासन व्यवस्था है। यानी कि शासन की समस्त शक्ति का प्रयोग जो है वह एक ही व्यक्ति के द्वारा जो है वह किया जाता है। शासन की समस्त शक्ति का प्रयोग जो है वह एक ही व्यक्ति के द्वारा होता है, या शासन की समस्त शक्ति जो है वह एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है, और अकेला व्यक्ति ही जो है वह सरकार के रूप में जो है वह कार्य करता है। जैसे वहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ है, तो उन्होंने सरकार के रूप में जो है वह कार्य करती है। देखने में तो वहाँ पर क्या है, मोनार्ची शासन है। तो जहाँ पर ये शासन की शक्ति जो है वह एक ही व्यक्ति के हाथों में केंद्रित होती है, वही सरकार का जो है वह यूज़ करता है, तो वो कहलाता है राजतंत्र, मोनार्ची शासन व्यवस्था। और अगर एक ही व्यक्ति शासन का जो है वह कार्य संभाले और सरकार की शक्तियों का यूज़ करे, लेकिन सरकार की शक्तियों का यूज़ जो है वह जनता के कल्याण के लिए न कर स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए करे, तो वो शासन तंत्र कहलाता है, टायरेनी जो है वह कहलाता है। मोनार्ची के अंदर शासक जो होता है वह जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है, और टायरेनी में जो है वह शासक जनता के कल्याण के लिए नहीं बल्कि स्वयं की जो है वह स्वार्थ पूर्ति के लिए कार्य करता है। तो मोनार्ची और टायरेनी के अंदर जो है वह एक ही व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाता है, लेकिन उनका जो मॉरल उद्देश्य जो होता है वो अलग अलग हो जाता है। देन अल्पसंख्यक के अंदर आता है एरिस्टोक्रेसी, कुलीन तंत्र, जहाँ पर जो है वह थोड़े व्यक्तियों के द्वारा शासन जो है वह किया जाता है, लेकिन शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य जो है वह क्या होता है, सामान्य हित को, सार्वजनिक हित को जो है वह ध्यान में रखकर वो शासन करते हैं। और एरिस्टोक्रेसी का जो है वह भ्रष्ट रूप है ओलिगार्ची, जिसमें शासन शक्ति का प्रयोग जो है वह थोड़े व्यक्तियों के हाथों से किया जाता है, लेकिन वह जनता के कल्याण में अपना ध्यान नहीं लगाते हैं, बल्कि जो है वह अपने सार्वजनिक हित को जो है वह अपने जो है वह सामान्य हित को, व्यक्तिगत हित को जो है वह की पूर्ति में लग जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एरिस्टोक्रेसी का जो है वह भ्रष्ट रूप जो होता है वो ओलिगार्ची होता है। उसी टाइप से बहुसंख्यक, जिसमें बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा जो है वह शासन किया जाता है। राज्य की सत्ता का यूज जो है वह बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन शासन करने वाले व्यक्तियों का उद्देश्य जो है वह जन कल्याण होता है, वो कहलाता है शासन पॉलिटी। और पॉलिटी के भ्रष्ट रूप को जो है वह डेमोक्रेसी कहा है अरस्तु ने। हालांकि अभी जो है वह डेमोक्रेटिक व्यवस्था जो है वह प्रचलित है, लेकिन अरस्तु ने जो है वह भीड़ तंत्र को शासन का सबसे विकृत रूप बताया है।
उन्होंने कहा है कि जब शासन करने वाले जो है वो बहुत सारे लोग जो है वह शासन की शक्तियों का यूज़ करते हैं, तो वह सामाजिक हित या सामान्य हित की भावना को बुलाकर, जनप्रतिनिधि सामान्य हित की भावना को बुलाकर अपने वर्ग विशेष के हित में लग जाते हैं, केवल अपनी ही क्लास के जो है वह लोगों के हितों का जो है वह ध्यान रखते हैं। तो डेमोक्रेसी को अरस्तु ने जो है वह विकृत रूप बताया है गवर्नमेंट का, और इसको जो है वह भीड़ तंत्र या प्रजातंत्र की संज्ञा अरस्तु ने दी है। क्लियर बच्चों? तो अरस्तु की अकॉर्डिंग जो है वह शासन व्यवस्था की ये 6 रूप है: मोनार्ची, एरिस्टोक्रेसी, पॉलिटी, और उनका जो है वह विकृत रूप है टेरेनी है, ओलिगेर्ची है, और डेमोक्रेसी शासन व्यवस्था। क्लियर बच्चों? ये है अरस्तु का वर्गीकरण। अब हम लेंगे अरस्तु के वर्गीकरण की क्या विशेषताएं हैं। देन नेक्स्ट हम लेते हैं अरस्तु के वर्गीकरण की विशेषताएं। अरस्तु के वर्गीकरण की विशेषताएं। अरस्तु ने राज्य के बारे में कहा था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और अच्छे जीवन के लिए जीवित है, और इसी विचार के आधार पर उन्होंने जो है वह सामान्य हित के आदर्श को सरकार का एक निश्चित लक्ष्य जो है वह बनाया है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, लेकिन सरकार का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? सामान्य हित होना चाहिए, जनता का कल्याण होना चाहिए। अरस्तु सामान्य हित को सरकार का जो है वो उद्देश्य मानता है। सामान्य हित के आदर्श को सरकार का एक निश्चित लक्ष्य, सरकार का एक निश्चित लक्ष्य बताता है। उसके अनुसार जो है वह सरकार का उद्देश्य है जन कल्याण है। अरस्तु ने जो है वह जन कल्याण जो है वह सरकार का इम्पोर्टेंट जो है वह लक्ष्य माना है। इसके अलावा अरस्तु ने राजतंत्र, एक तंत्र और कुलीन तंत्र, वर्ग तंत्र, जैसे राजतंत्र और एक तंत्र में जो है वह अरस्तु ने जो है वह स्वेच्छाचारी शासन, और कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र में धनिक वर्ग की प्रधानता रहती है। अरस्तु ने कहा है कि भाई वर्ग तंत्र है, कुलीन तंत्र में है, यानी कि थोड़े व्यक्ति जहाँ पर शासन करेंगे तो वो हमेशा वही होंगे जो है ना प्रॉपर्टी, जिनके पास संपत्ति अधिक होती है, वो शासन की जो है वह बागडोर जो है वह चलाते हैं। और राजतंत्र और एक तंत्र में जो है हमेशा व्यक्ति जो है वह अपने मन के अनुसार जो है वह काम करता है। और बहुतंत्र और प्रजातंत्र के अंदर, यानी कि डेमोक्रेसी और पॉलिटी के अंदर उन्होंने माना है कि हमेशा जो है मिडिल क्लास की प्रधानता रहती है, या फिर लोअर क्लास की प्रधानता रहती है, मध्यम वर्ग की या फिर निम्न वर्ग की जो है वह प्रधानता रहती है। तो अरस्तु के अकॉर्डिंग हमेशा जो है वह मोनार्ची शासन और टेरेनी के अंदर एक व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाता है, और हमेशा वो अपने मन के मुताबिक जो है वह काम करता है। एरिस्टोक्रेसी और ओलिगार्ची के अंदर हमेशा जो है वह शासन उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जिनके पास जो है वह पैसा अधिक है। और पॉलिटी और डेमोक्रेसी के अंदर हमेशा मिडिल क्लास होती है या फिर लोअर क्लास के द्वारा जो है वह शासन किया जाता है, मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग की प्रधानता रहती है। क्लियर? अरस्तु ने अपने गुरु जो है वह प्लेटो की तरह राजनीतिक परिवर्तन का एक काल चक्र जो है वह प्रस्तुत किया है। अरस्तु ने कहा है कि जिस प्रकार एक साइकिल के पहिए घूमते हैं, उसी तरह जो है वह शासन के रूप भी नियमित रूप से बदलते रहते हैं। अरस्तु के अकॉर्डिंग अरस्तु ने कहा है कि जिस प्रकार एक साइकिल के पहिए घूमते हैं, उसी प्रकार
शासन के रूप नियमित रूप से बदलते रहते हैं। उन्होंने कहा है कि हमेशा जैसे एक जैसी शासन व्यवस्था जो है वह नहीं रहती है। जैसे पहले मोनार्ची आएगा तो फिर मोनार्ची के बाद में कुलीन तंत्र आएगा, फिर पॉलिटी आएगा, यानी कि शासन व्यवस्था भी है ना राजनीतिक परिवर्तनों के अकॉर्डिंग जो है वह चेंज होती रहती है। अरस्तु के अनुसार जैसे साइकिल का पहिया घूमता रहता है, उसी प्रकार जो है वह शासन के विभिन्न रूप भी जो है वह टाइम के अकॉर्डिंग जो है वह चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक राजा जो है वह राजा अगर अपने उद्देश्य से विमुख हो जाता है तो उसका शासन जो है वह टेरेनी में चेंज हो जाता है। जैसे पहले राजतंत्र होता है, राजा जो है वह जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है, लेकिन राजा अगर अपने उद्देश्य से विमुख हो जाता है तो शासन का स्वरूप जो है वह टेरेनी हो जाता है, अत्याचारी शासन जो है वह होता है। और इस अत्याचारी जो है वह शासन जो है वह ज़्यादा समय तक नहीं चलता है। जैसे फ्रांस में जो है वह क्रांति हुई थी लुई जो है वह 14 के टाइम। उसी प्रकार जो है वह अत्याचारी शासन जो है वह ज़्यादा नहीं चलता है, जनता उसको सहन नहीं करती है। फिर बाद में शासन परिवर्तन आता है और राजा के स्थान पर थोड़े से बुद्धिमान व्यक्ति है ना सार्वजनिक कल्याण के आदर्श से प्रेरित होकर जो है वह एरिस्टोक्रेसी शासन की जो है वह स्थापना करते हैं। मतलब जनता क्रांतिकारी करे, जनता जो है वह क्रांति करेगी, रिवोल्यूशन होगा और उस रिवोल्यूशन में जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो शासन की बागडोर जो है वह संभालेंगे, यानी कि आपका कौन सा आएगा, एरिस्टोक्रेसी आएगा जिसमें थोड़े से व्यक्ति जनता के जो है वह हित को ध्यान में रखेंगे। लेकिन समय के साथ साथ जो है वह बुद्धिमान व्यक्तियों का भी क्या होता है, पतन होता है। वो राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग जो है वह केवल उन्हीं लोगों के हाथों में केंद्रित होने के कारण कभी कभी जो है वह उन शक्तियों का जो है वह यूज़ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाता है। तो उस समय शासन का स्वरूप जो होगा वो क्या होगा, ओलिगार्ची होगा, वर्ग तंत्र जो है वह आएगा। और वर्ग तंत्र में लोग जो है वह अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे। परिणाम स्वरूप जो है वह वापस नागरिक जो है वह क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। और विद्रोह करके है ना जनता जो है वह बहुतंत्र यानी कि पॉलिटी संवैधानिक तंत्र की जो है वह स्थापना करेगी, जिसमें सर्वोच्च सत्ता जो होगी वह जनता के हाथों में होगी। और शासन का उद्देश्य क्या होगा, जनता का कल्याण होगा। लेकिन वापस है ना जनता में से जो है वो बहुत सारे लोग होते हैं वो केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में जो है वह लग जाएंगे। तो पॉलिटी का स्वरूप जो है वह चेंज होकर किस में आ जाएगा, भीड़ तंत्र में आ जाएगा, डेमोक्रेसी आ जाएगा। तो वापस इस डेमोक्रेसी के खिलाफ भी जो है वह जनता वापस क्रांति करेगी और उसकी जगह आएगा मोनार्ची शासन। कहने का मतलब यह है कि अरस्तु ने कहा है कि हर समय के अकॉर्डिंग जो है वह हर शासन व्यवस्था में चेंजेस होता रहता है। मोनार्ची शासन व्यवस्था होगी, उसके बाद में टेरेनी आएगा, टेरेनी के बाद में एरिस्टोक्रेसी आएगा, फिर ओलिगार्ची, फिर पॉलिटी, डेमोक्रेसी और फिर वापस मोनार्ची शासन व्यवस्था आएगी। अरस्तु ने जो है वह डेमोक्रेसी को यानी कि प्रजातंत्र शासन व्यवस्था को एक भीड़ तंत्र माना है, जिसमें न तो निश्चितता रहती है और न ही जो है वह स्थायित्व रहता है। उन्होंने माना है कि डेमोक्रेसी के अंदर न तो जो है वह स्थायित्वता है और न ही जो है वह क्या है, निश्चितता है। यानी कि अरस्तु ने प्रजातंत्रात्मक डेमोक्रेसी सिस्टम को, अरस्तु के अनुसार शासन क्या है, एक भीड़ तंत्र है, एक भीड़ तंत्र है, लोगों का समूह है जिसमें न तो निश्चितता है, जिसमें न तो निश्चितता रहती है और न ही स्थायित्व, ये भी परमानेंट नहीं होता है। भीड़ तंत्र और भीड़ तंत्र के खिलाफ जो है वह जनता वापस विद्रोह करती है या ऐसी अवस्था पैदा होती है कि कोई शक्तिशाली योजना वापस राजनीतिक संघर्ष में विजय प्राप्त कर अपने आप को जो है वह राजा घोषित करता है। इस प्रकार से यह
क्रम जो है वह चलता ही रहता है। कल हम लेंगे अरस्तु के वर्गीकरण की जो है वह आलोचना। ओके बच्चों, थैंक यू।